चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत की जिनकी कहानी ये बताती है कि कैसे समाज के सबसे निचले पायदान से उठकर कोई इंसान एक पूरे राष्ट्र की तकदीर लिख सकता है। जरा इन दो बातों को देखिए। एक तरफ जन्म हुआ एक अछूत परिवार में और दूसरी तरफ वही इंसान बनता है संविधान का निर्माता। यही तो है डॉक्टर B.R. अंबेडकर के जीवन का सार और उनकी उस अविश्वसनीय यात्रा की कहानी। उनका पूरा जीवन कह सकते हैं कि मुश्किलों की आग में तपकर ही बना था और यही मुश्किलें उन्हें आने वाली बड़ी लड़ाइयों के लिए तैयार कर रही थी। तो कहानी शुरू होती है 14 अप्रैल 1891 से। अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ जिसे उस समय अछूत माना जाता था। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि जन्म से ही हर कदम पर भेदभाव। और यह सिर्फ गलियों मोहल्लों तक ही नहीं था। सोचिए, स्कूल में भी उन्हें बाकी बच्चों के साथ क्लास के अंदर बैठने तक की इजाजत नहीं थी। बैठने के लिए भी अपनी बोरी खुद घर से लानी पड़ती थी। सबसे ज्यादा अपमान शायद पानी को लेकर होता था। स्कूल में उन्हें पानी के मटके या नल को छूने की मनाही थी। जब प्यास लगती तो कोई ऊंची जाति का इंसान ऊपर से उनके हाथों में पानी डालता था। ये काम अक्सर स्कूल का चपरासी करता था और अगर वो छुट्टी पर हो तो अंबेडकर को पूरा दिन प्यासा ही रहना पड़ता। इसी अनुभव को उन्होंने बाद में अपने शब्दों में लिखा, नो प्यून नो वाटर। तो ये अस्पृश्यता या छुआछूत आखिर है क्या? देखिए, ये समाज की एक ऐसी क्रूर प्रथा है जिसमें लोगों के एक पूरे समूह को बाकी समाज से पूरी तरह अलग थलग कर दिया जाता है और उन्हें उनके बुनियादी इंसानी हक से भी दूर रखा जाता है। लेकिन जानते हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद ये भेदभाव अंबेडकर को रोक नहीं पाया। उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे ताकतवर हथियार बनाया। 1907 में वो अपनी जाति के पहले इंसान बने जिसने एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया और ये तो बस एक शुरुआत थी। स्कॉलरशिप की मदद से वो अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक पहुंचे। दुनिया के बेहतरीन संस्थानों से उन्होंने वो ज्ञान हासिल किया जो सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि उनके पूरे समाज की आज़ादी का रास्ता बनने वाला था। और जब वो पढ़ाई पूरी करके भारत वापस लौटे तो वो सिर्फ एक विद्वान नहीं थे, वो एक समाज सुधारक बन चुके थे। एक ऐसा क्रांतिकारी जो सामाजिक न्याय के लिए किसी भी हद तक लड़ने को तैयार था। भारत आते ही उन्होंने एक बहुत सोची समझी रणनीति पर काम करना शुरू किया। सबसे पहले तो उन्होंने मूक नायक जैसी पत्रिकाएं शुरू की ताकि जिनकी आवाज़ सदियों से दबाई गई हैं उन्हें एक आवाज़ मिल सके। फिर उन्होंने महाड़ सत्याग्रह जैसे बड़े आंदोलन किए और साथ ही मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को सबके सामने जलाकर जातिवाद की जड़ों पर वैचारिक हमला भी किया। ये महाड़ सत्याग्रह सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी सम्मान की, बराबरी की और बुनियादी इंसानी हक की। ये एक शांतिपूर्ण लेकिन बहुत ही शक्तिशाली आंदोलन था। और यहीं से उनके जीवन का वो अध्याय शुरू होता है जहां उन्हें एक नए आज़ाद भारत की बुनियाद रखने का जिम्मा मिला। ये जो नंबर है 148, इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक खींचतान की कहानी है। देखिए, 1932 में ब्रिटिश सरकार ने दलितों को अलग से अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दे दिया था, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया। उन्हें लगा कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बंट जाएगा और वो आमरण अनशन पर बैठ गए। जाहिर है, दबाव बहुत बढ़ गया और अंबेडकर को एक समझौता करना पड़ा जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। इस पैक्ट में अलग वोटिंग का अधिकार तो नहीं मिला, लेकिन दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़कर सीधे 148 हो गई। जब भारत आज़ाद हुआ तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर को देश का पहला कानून मंत्री बनाया और फिर इतिहास ने एक ऐसी करवट ली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो इंसान जिसे कभी स्कूल के अंदर बैठने नहीं दिया गया, आज उसी इंसान को पूरे देश का भविष्य लिखने का काम सौंपा गया। उन्हें भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। तो उन्होंने इस संविधान में क्या लिखा? उन्होंने अपने जीवन के हर कड़वे अनुभव को एक मजबूत कानूनी गारंटी में बदल दिया। जिस छुआछूत ने उन्हें पानी तक नहीं पीने दिया, उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हर तरह के भेदभाव को गैर कानूनी बना दिया गया। सभी को अपने धर्म को मानने की आज़ादी दी और सदियों से चली आ रही नाइंसाफी को खत्म करने के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था की नींव रखी। एक कानून मंत्री के तौर पर उन्होंने इन उसूलों को हकीकत में बदलने के लिए जी जान लगा दी। अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में अंबेडकर ने एक आध्यात्मिक रास्ता चुना जो उनके जीवन भर के संघर्षों का एक तरह से दार्शनिक अंत था। अंबेडकर को लगता था कि जाति व्यवस्था की जड़ें हिंदू धर्म की कुछ मान्यताओं में है।
इसीलिए 1935 में ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो उस धर्म को छोड़ देंगे जो उनके हिसाब से इस भेदभाव को सही ठहराता है। और ये सिर्फ एक ऐलान नहीं था। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। वहां उन्होंने अपने लगभग 5 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ये दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े सामूहिक धर्म परिवर्तनों में से एक माना जाता है। उन्होंने अपने लोगों को एक ऐसा मंत्र दिया, एक ऐसा नारा दिया जो आज भी गूंजता है और सामाजिक बदलाव की राह दिखाता है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत, उनका काम समय के साथ और भी मजबूत होता गया। 1990 में सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा और 2012 में एक बड़े सर्वे में लोगों ने उन्हें सबसे महान भारतीय चुना। ये दिखाता है कि उनका प्रभाव आज भी कितना गहरा है। तो आखिर में बस यही सवाल बचता है कि कैसे सिर्फ एक अकेला इंसान पूरी व्यवस्था के खिलाफ खड़े होकर एक पूरे देश की कहानी को बदल सकता है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन शायद इस सवाल का सबसे ताकतवर और प्रेरणा देने वाला जवाब है।